हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। आज का जो वीडियो रहेगा हमारा आरओ का जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 में मैथ्स का और रीजनिंग का पार्ट 2। इससे ऑलरेडी पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं, तो जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो देख सकते हैं। थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या था। हालांकि इस बार क्वेश्चन का लेवल जो रहेगा थोड़ा अच्छा लेवल रहेगा। चलिए 117 से हम स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी हम ये पहले वाले क्वेश्चन देख चुके हैं। पुस्तिकाओं को समान रूप से एक वर्ग के बच्चों में मुफ्त में वितरित किया गया। पुस्तिकाओं की संख्या जो प्रत्येक बच्चे को मिली वो बच्चों की संख्या का 1/8 भाग थी। अगर बच्चों की संख्या को आधा कर दिया जाता है तो प्रत्येक बच्चे को 16 पुस्तिकाएं मिल जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं कि यार ऐसा कुछ, इसे माना जो बच्चे थे उनकी जो संख्या थी, मान लेते हैं बच्चों की संख्या थी x। अब देखिए, मैं क्योंकि समझा रहा हूँ तो मुझे ही लिखना पड़ रहा है, अदरवाइज आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली मान लो x है। अब प्रत्येक बच्चे को कितना मिला होगा, देखो प्रत्येक बच्चे को जो मिलेगा ना, देखिए मैं पूरा नहीं लिखूंगा, यहाँ पे शॉर्ट में लिखेंगे। जो प्रत्येक बच्चे को मिला होगा वो कितना मिलेगा होगा, यहाँ पे प्रत्येक बच्चे को जो पुस्तिका मिली होगी, यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिया है कि प्रत्येक बच्चे को 1/8वां भाग था। जो पुस्तिकाओं की संख्या थी ना 1/8, यानी मैं इसको x/8 लिख सकता हूँ। ठीक है। अब कुल पुस्तकें अगर मैं बात करूँ कि भैया कुल पुस्तकें कितनी रही होंगी, यानी कुल पुस्तकें कितनी बटी होंगी, तो देखो एक बच्चे को मिल रही x/8। ठीक है। और टोटल बच्चे कितने x हैं, तो कुल पुस्तकें आपके पास कितनी हो जाएगी x/8, यानी आपके पास टोटल कितना आ जाएगा x²/8। तो कुल पुस्तकें आपके पास कितनी होगी x²/8। ये कुल पुस्तकें हैं। सेकेंडरी यहाँ पे क्वेश्चन था, अगर बच्चों की संख्या आधा कर दें, तो मान लेते हैं यार बच्चे x से इसकी संख्या हमने कर दी आधा, यानी x/2। तो प्रत्येक बच्चे को 16 पुस्तिकाएं मिलती है। तो प्रत्येक को 16 पुस्तिकाएं मिली, तो प्रत्येक को 16 पुस्तिकाएं मिली मतलब 16 × x/2, यानी मैं इसको कह सकता हूँ 2 × 8 = 16, यानी 8x आपके पास आ गया है ना। तो मतलब ये 8x क्या है, ये कुल वितरित पुस्तकें हैं। ये क्या है आपके पास, कुल वितरित पुस्तकें, कुल वितरित पुस्तकें। अब हम सिंपली क्या करेंगे ना, इसको इसके इक्वल कर देंगे। किसको, ये जो x²/8 आया कुल पुस्तकें आई, और वितरित कितनी हुई आपके पास 8x पुस्तकें जो है वितरित हो गई। तो x² की जो वैल्यू आएगी, यानी x की वैल्यू सिंपल यहाँ पे 64 आ जाएगी। थोड़ा सा मैथ्स जिसको आती है वो कर सकता है। तो x की वैल्यू 64 आ गई। अब कहीं पे भी आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे पुट किया इसकी वैल्यू को, यानी 64 × 64 अपॉन 8। 8 आपके पास 64 आ जाएगा, और आपके पास 8 4 = 32, 8 6 32 हो जाए, 8 6 48, और आपके पास आ जाएगा 51। यानी 512 बेसिकली यहाँ पे कुल पुस्तिकाओं का वितरण आ जाएगा कि कुल पुस्तिकाएं कितने वितरित की गई थी। क्योंकि देखिए ना, प्रत्येक बच्चे को x/8 पुस्तिका मिली थी, तो कुल जो पुस्तकें थी आपके पास कुछ ये आया था। ये x की जो वैल्यू है, समझना, ये x की वो वैल्यू है जो ये बच्चे थे 64। तो इस टाइप से आपके पास 512 जो है इसका आंसर आ जाता है। इस टाइप से आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, और कुछ आपको ये दे रखा है और इसके लिए थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा। ये कुछ ऐसा दिया गया है, BREAKTHROUGNH, कुछ आपको ही दे रखा है। इसी को ये कुछ लिखा हुआ है, बी को बोला ए लिख दिया, EOU। अच्छा, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, पेपर में वैसे सारी चीज़ें आपके हो ही जाती हैं, लेकिन फिर भी जिसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है आप लोग लिख सकते हैं। ये H हो जाएगा, K हो जाएगा और T हो जाएगा। देखिए, अगर आप एक चीज़ ध्यान देंगे ना, जो ये ऊपर चीज़ें लिखी गई ना, वो सेम टू सेम यहाँ पे भी लिखा गया है। ठीक, देखिए सारे जो अल्फ़ाबेट है ना वो सारे आपको नीचे मिल जाएंगे। इसमें आप थोड़ा नंबरिंग कर सकते हो ताकि थोड़ा सा ईजी हो जाए, जैसे 1 2 3 4। अगर आप एक चीज़ ध्यान देंगे, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8, ज़्यादा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए जैसे यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे 3rd पोजीशन पे है, फिर उसके बाद ये 4th पोजीशन वाला है, फिर 8 के बाद आपको 9th पोजीशन वाला O मिलेगा यहाँ पे ऐसा। अब यहाँ पे आप इसको कुछ ऐसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, यानी S और T जहाँ पे सबसे पहले होंगे वहाँ से आपका आंसर कर सकते हो। देखिए ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, S और T आपके पास यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे O कौन सा पोजीशन पे, 9th पोजीशन वाला है, तो मतलब यहाँ पे 9th पोजीशन वाला आपके पास कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे 9th पोजीशन में आपके पास कौन सा होगा, यहाँ पे देखिए 9th पोजीशन पे 3 हो गया, ये 4th वाला हो जाएगा, यहाँ पे ये 5th हो जाएगा, 6 7 8, और आपके पास 9th, यानी T वाला आएगा। तो क्या ये वाला आएगा आंसर, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि S हमारे पास होना चाहिए STT। अब देखिए हमारे पास दो ही ऑप्शन बच रहे हैं, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब बेहतर ये है कि आप डायरेक्टली क्या चेक कीजिए, STT इन सब में ये है, आप केवल ये वाला चेक कीजिए, कौन सा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे D है, यहाँ पे O है, तो यहाँ पे आप चेक ईजिली कर सकते हैं। अब आप एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए B जो आ रहा है वो इस पोजीशन पे आ रहा है, मतलब 7th पोजीशन पे आ रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 7th पोजीशन पे B है, 7th पोजीशन पे आपके पास यहाँ पे क्या आएगा,
7 पोजीशन पे। ओके ठीक है, ये मेरे पास जो फर्स्ट है ना, ये वाला जो फर्स्ट है, ये फर्स्ट अब आपके 7 पोजीशन पे, यानी यहाँ पे जो डी ये फर्स्ट वाला था ना, ये 7 पोजीशन पे चला जाएगा, यहाँ पे ये 7 पोजीशन, इसलिए बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी। बस कुछ नहीं करना है, जो आपकी ये चीज़ें ऊपर वाली हैं बस इनको थोड़ा सा अरेंज करना है और आपको आंसर आसानी से मिल सकता है। 119 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन है, एक आदमी का पश्चिम की तरफ है, वो 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको करना क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज बोलो तो -40 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लिख लो ऐसा। फिर उसके बाद 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, यानी प्लस कर लो यहाँ पे 180 डिग्री क्लॉकवाइज ऐसे। फिर वो 315 डिग्री वामावर्त घूमता है, यानी -315 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। बात क्लियर है? इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, -45 315 को, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पे, -360 प्लस 180। ठीक, -360 से 180 जाएगा तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, 180 मिलेगा, माइनस का 180 मिलेगा। इतनी बात सभी को क्लियर है? और क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है भाई, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, यानी जो यहाँ पे आंसर आएगा वो भी एंटी क्लॉकवाइज में आएगा। अब जो ये आंसर है ना फाइनली, इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको बस एक चीज़ ध्यान देनी है। सबसे पहले उसका मुंह कहाँ था, पश्चिम की तरफ था, पश्चिम की तरफ था ना, ऐसे कुछ रहा होगा ये। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ तो पश्चिम की तरफ ऐसे रहा होगा। इसका 180 डिग्री कहाँ आएगा, इसका 180 डिग्री ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि वो माइनस की तरफ घूम रहा है तो मतलब यहाँ से कहीं क्या होगा ऐसे, तो ये इस डायरेक्शन में होगा, मतलब पूरब डायरेक्शन में होगा। अब पूरब यहाँ पे क्योंकि आंसर नहीं है तो इसका ईस्ट आंसर आएगा। अब इसमें पता नहीं कुछ हो सकता है कि क्वेश्चन में प्रॉब्लम रहा हो या फिर ये पेपर में कोई दिक्कत है, तो इसका जो है ईस्ट आंसर आएगा। बाकी आप अपने बिहाफ पे ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। 120 की तरफ बढ़ेंगे। एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है, इसको 1:2 करना है। तो इसमें कितना पानी मिलाना पड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मान लो यार कि दूध और पानी का मिश्रण 2:1 है। अगर मुझे यहाँ पे दूध निकालना हो कि मिल्क कितना होगा, तो मिल्क निकालने के लिए अपने पास सिंपल जो ये रेशियो है 2 कर देते हैं हम इसको, मल्टीप्लाई जो पूरा टोटल है वो है 60, अपॉन में हम कितना कर देंगे, दोनों का सम 2 + 1 3, और यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, 3 × 2 = 6, यानी 40 आ जाएगा। यानी जो मिल्क है आपके पास 40। अभी कितना 40 है, यूनिट मान लो इसको, किसी भी तरीके से आप मान के चल सकते हो। तो मिल्क कितना आ जाएगा आपके पास, 40 आ जाएगा। तो अब देखा ना पानी यहाँ पे कितना होने वाला है, तो भैया जब मिल्क 40 है तो जो पानी होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि टोटल 60 है ना, तो पानी हो जाएगा यहाँ पे 20। ठीक, अब इसको किसी भी उसमें मान सकते हो, लीटर मान लो, 40 लीटर मिल्क है तो 20 लीटर इसमें पानी हो गया। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि इसको अब इस अनुपात को 1:2 करना है। क्या करना है, अब जो न्यू रेशियो है उसमें क्या करना है आपको, मिल्क और जो वाटर है उसको 1:2 के फॉर्म में करना है कि यार मिल्क 1 हो जाए और मतलब पानी उसमें बढ़ाना है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे अब जो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, 40, क्योंकि मिल्क मेरे पास 40 है ना, तो ये मिल्क का ही ले रहा हूँ मैं। 1 यूनिट की जो वैल्यू हो गई या 1 लीटर की वैल्यू आप ऐसा मान सकते हैं 40 है, तो 2 की आपके पास कितनी हो जाएगी, पानी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 × 2, तो आपके पास कितना आ गया यहाँ पे 80 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए पानी यहाँ पे 80 है, हमें क्या निकालना था कि कितना और पानी मिलाना पड़ेगा। देखिए पहले 20 था, अब हमारे पास 80 हो गया, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी डिफरेंस दोनों का कितना आएगा, 60 आ जाएगा। यानी 80 - 20 आपको करना पड़ेगा और आपको मिलेगा यहाँ पे 60, तो मतलब 60 लीटर उसमें और मिलाना पड़ेगा इस टाइप से। ठीक है, इसको लीटर ही कर लो, यूनिट में मानो इसे। तो ये अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। आपके पास कोई और तरीका है, वैसे और तरीके से भी ये हो जाता है, जैसे ये वाला एक और रेशियो मेथड होता है, मिल्क एंड वाटर का ले लो, यहाँ पे 2:1 कर लो, इसको 1:2 बना लो, इसको बराबर कर लो, यहाँ पे 2 और 4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये मेथड भी होता है, बाकी आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा, आपको जो भी मेथड सूटेबल लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ बढ़ते हैं। यदि एक संख्या का जो 1/4 है, अब एक संख्या का 1/4 का मतलब क्या हो गया यार, मान लो कि वो संख्या x है, इसका 1/4 आप फाइंड आउट करें ऐसा, और यहाँ पे इसका 1/3 1/3 कितना वैल्यू बता रहा है, 15 बता रहा है। अब यहाँ से पहले x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, यहाँ पे देखिए 15 4 जा 60 और 16 × 3 180, ये 180 आ गई। अब ये वो x की वैल्यू आई है, तो इन्होंने क्या बोला है कि उस संख्या का 3/10, यानी 180 का 3/10, 180 × 3/10 यानी 3/10, 0 0 कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे और 54 आ जाएगा। यानी यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 122। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया कि एक घड़ी 12 बजे शुरू होती है और घंटे की सुई के बीच 5:10 तक का टाइम कितना होगा। अब अगर आपको पता है यार, मान लेते हैं कि 12 बजे से लेकर हमें कहाँ जाना है, 12 बजे से लेकर 5:10 तक जाना है हमें, तो पहले 12 से लेकर 5 तक आपको निकालने पड़ेंगे कितने घंटे होते हैं। तो 1 2 3 4 5,
यानी आप सब लोग समझते हैं कि 15 आवर होते हैं, और हमें पता है कि 1 घंटे में आपके पास कितना होता है, 30 डिग्री का एंगल बनता है। मतलब ऐसा कुछ होता है ना, 12 आवर में आपके पास 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो 1 आवर में आपके पास 30 डिग्री का एंगल बनता है। ये सभी को याद होगा। और अगर मुझे 1 आवर में 60 मिनट होता है, ये भी सभी को पता है, और 60 मिनट इक्वल टू 30, तो 1 मिनट में आपके पास कितना आ जाता है, 1/2। यानी 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनता है, और 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है आपके पास आर वाली जो हैंड होती है। तो यहाँ पे आपको 5 घंटे में पहले निकालना है। देखिए अब 1 घंटे में 30 हो जाएगा, तो 5 घंटे में कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 5 × 30। अब क्योंकि ये 10 मिनट है, तो हर 1 मिनट में आपके पास 1/2, तो 10 मिनट में आपके पास कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। कैसे, देखिए 10 × 1/2 ऐसा हो जाएगा, 2 5 जा 10 यानी 5 आ जाएगा। और 5 के केस में ये इतना आ जाएगा, यानी इन दोनों का जो सम आएगा वो कितना आने वाला है, 155। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 123, एक सड़क की जो है जो 39 व्यक्ति हैं वो 12 दिन में 5 घंटे में मरम्मत कर सकते हैं, तो कितने दिन में समान दक्षता वाले 30 व्यक्ति 6 घंटे कार्य करके जो है इस कार्य को पूरा करेंगे। अब देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो एक हमारे पास एक MDH मेथड होता है, शायद आप लोगों ने उसे पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो फिर जो है आप लोग उस मेथड को जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि ऐसे जो एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन होते हैं या टाइम वर्क वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत सारे उसी पर डिपेंड करते हैं। अब देखिए कभी भी अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको एक ही फॉर्मूला लगाना होता है। इस केस में फॉर्मूला क्या है, आपको पता होना चाहिए यार कि मेरे पास जो M × D × H, देखिए एक सड़क 39 व्यक्ति 12 दिन और 5 घंटे में कार्य मरम्मत करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास ये मैन हो गए, ये डेज हो गए, और आपके पास ये आर हो गए, कर सकते हैं। तो कितने दिन में समान दक्षता वाले आपके पास जो 30 व्यक्ति हैं वो 6 घंटे में कार्य करेंगे, यानी ये कितना बता रहा है यहाँ पे, इसको हम MDH के इक्वली मानेंगे। ठीक, अब होगा क्या, देखिए पहले 39 व्यक्ति हैं, दिन हमारे पास कितने हैं, 12 दिन हैं, और आर कितने हैं, 5 घंटे हैं। फिर ये कितने बोले, कितने दिन में समान दक्षता वाले, यानी अब मुझे ये पता नहीं है 30 व्यक्ति, मतलब 30 तो होगा यहाँ पे। डेज कितने अपने को, यहाँ पे प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हैं, डेज तो अपने को निकालना, मान लो ये एक्स है, डे को ऐसे रहने दो क्योंकि मुझे निकालना ही है ना कितने इस कार्य को पूरा करेंगे। ठीक है, कितने दिन में डेज हमें निकालना है, और यहाँ पे एच की जो वैल्यू है यहाँ पे आपके पास 6 है। अब होता गया यहाँ पे 39 × 12 × 5, अब अपॉन में इसको नीचे लिया हो, 30 × 6 = x। अब 6 2 यहाँ पे आपके पास 12 हो गया, और आपके पास यहाँ पे इसको ऐसे काट लीजिए, 6 हो जाएगा, और उसके बाद 2 9 जा आपके पास आ जाएगा 18, 7 8 7 8 6 6 1 जा 6, और 6 3 जा आपके पास आ जाएगा 18, यानी आपके पास 13 डेज आ जाएंगे। तो कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में भी बिल्कुल घबराना नहीं है, चीज़ें बहुत आराम से हो जाती हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 124 क्वेश्चन देखिए, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, आपको NCERT के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं। 1 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों को आपस में स्थिति बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर 36 है। देखिए कभी भी जब 2 अंकों की जो संख्या होती है उसको हम क्या लिखते हैं, वो 10x + y होती है। 2 अंकों की संख्या क्या होगी, 10x + y, बस इसको ध्यान रखिएगा। अब इसने क्या कहा, इनकी जो स्थिति है ना, इनको बदलना है। स्थिति मतलब अब इसको ऐसा करना है, अगर मैंने इसको बदल दिया तो 10x की जगह y आ जाएगा और प्लस आ जाएगा, कुछ ऐसे। और इसने क्या बोला है, उसके अंकों की स्थिति आपस बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर आपके पास 36 है। यानी देखिए पहले आपके पास ये था और अब आपके पास कुछ ये हो चुका है। अब इन दोनों का हमें अंतर निकालना है, यानी 10x + y - 10y। अब देखिए थोड़ा सा मैथ्स आपको लगानी है, ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा, इनका अंतर, और आपके पास जो वैल्यू आएगी आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, अंतर बोल रहा है ये 36। अब इसको सॉल्व क्या कैसे करना है, ये 10x थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा। यहाँ पे 9x - 9y आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, 9x - 9y ऐसे हो गई, और इक्वल्स टू आपके पास कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 9 यहाँ से कॉमन आ जाएगा और 9 नीचे चला जाएगा, यानी जो x - y की वैल्यू आएगी यहाँ पे वो आ जाएगी आपके पास 4। ठीक, तो इस टाइप से जो है आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, तो इसका आंसर जो आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये यहाँ पे जो थोड़ी बहुत चीज़ें हमने डिस्कस की आपको समझ में आया होगा। अब जैसे इस पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं ना, लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते, छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अक्सर क्योंकि टच में नहीं होते तो आपका जो माइंड है वो उसको ग्रैप नहीं कर पाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से थोड़ा हेल्प मिली होगी। तो मिलेंगे हम एक और नई वीडियो के साथ।